इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से SSLV D2 की सफल लॉन्चिंग की। SSLV भारत का सबसे छोटा और नया रॉकेट है। इसे 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन पहली बार इस रॉकेट की लॉन्चिंग सफल थी। पिछली बार की कमियों में सुधार करते हुए इसरो फिर से लॉन्चिंग कर रही SSLV D2 अपनी 15 मिनट की उड़ान के दौरान 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पूरा करता है। SSLV D2 34 मीटर लंबा, 2 मीटर डायमीटर वाला यान, जिसका वजन 150 टन है। ये अंतरिक्ष के लिए कम लागत से मिशन को पूरा करता है। लॉन्चिंग से पहले कल इसरो की टीम ने मंदिर में दर्शन किए थे और सफल लॉन्चिंग की प्रार्थना की थी। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। IMF की एक टीम पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से है और 9 फरवरी को IMF का दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन बातचीत के बाद भी पाकिस्तान और IMF के बीच बेल आउट पैकेज को लेकर फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों पक्ष राजकोषीय घाटे और विदेशी फंड के स्रोतों को लेकर असहमत हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 900 अरब का राजकोषीय घाटा निर्धारित किया है, जिस पर पाकिस्तान को भारी आपत्ति है। पाकिस्तान का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे हर चीज पर बहुत अधिक टैक्स लगाना पड़ेगा। पाकिस्तानी अधिकारी IMF से कठिन शर्तों में कुछ छूट की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन सफेद बोरियों में इतना विस्फोटक भरा हुआ है जिससे किसी भी शहर को धमाके से दहलाया जा सकता है। राजस्थान की दौसा पुलिस ने विस्फोटक की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं, लिहाजा बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस को कलेक्ट्रेट के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी थी। जब पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद मिला। विस्फोटक का कुल वजन करीब 1000 किलो है। पुलिस अब विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध विस्फोटक का ये कारोबार वो कब से कर रहा था और वो इसकी सप्लाई कहां-कहां करता है। पिकअप वैन ड्राइवर राजेश मीणा के खिलाफ विस्फोटकों के जखीरे को अवैध रूप से कब्जे में रखने और परिवहन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच की मांग की गई है। वहीं एक दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। इस बीच कुछ विपक्षी दलों ने इस मामले की जांच के लिए JPC बनाने की मांग की। इसके लिए BRS और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। कल दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस बीच अडानी विल्मर ग्रुप की जांच को हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रूटीन जांच बताया। ऐसी कोई छापेमारी का कोई हमारा विचार नहीं है, रूटीन है और रूटीन में चलता रहता है। अडानी जी की 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में, उनको और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में विवाद भी चल रहा है। CM योगी और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में आज PM मोदी ने यूपी ग्लोबल समिट का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। समिट में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से मेहमान लखनऊ पहुँचे हैं। कई एकड़ में फैले वृंदावन योजना के मैदान में टेंट सिटी बसाई गई है। इसमें बनाए गए भव्य पंडालों के नाम अलग अलग महर्षियों के नाम पर हैं। मुख्य हॉल का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, तो दूसरे पंडाल का नाम महर्षि दधीची, तीसरे का नाम महर्षि भारद्वाज और चौथे का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10 साझीदार देश हैं।
इसके अलावा 40 देशों के 600 प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ निवेश के करार होने की उम्मीद है। 3 दिन के इस समिट में गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इस समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में होंगे। 22 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे मुंबई दौरे ने विपक्ष की नींद उड़ा कर रखी है। विपक्ष पीएम मोदी की मुंबई यात्रा पर कटाक्ष कर रहा है, तो बीजेपी पीएम मोदी को विकास पुरुष की विकास गाथा से जोड़ रही है। पीएम मोदी आज मुंबई में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से एक मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस है और दूसरी ट्रेन है मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मुंबई को कई और सौगात भी देंगे। पहले छोटा बोगदा था, अभी बड़ा कर दिए इसको, तो ट्रैफिक कम होगा, वाहन आएगा जाएगा। तो बहुत ही सुपर्ब हो गया, अच्छा हो गया है। गाड़ियाँ भी जाएगी आएगी, तो बहुत लोगों का समय संपत्ति सब बचने वाला है। प्रधानमंत्री आज सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन करेंगे। मुंबई करों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई में आज प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समाज के नए सैफी एकेडमी का उद्घाटन भी करेंगे। तुर्की में आए भयानक भूकंप के बाद हालात कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। राहत कर्मी मलबे को इस संभावना के साथ भी हटा रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं। इस बीच एक बच्चे की तस्वीर वायरल हो रही है। मलबे से निकाले जाने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कान है। तुर्की में भूकंप के बाद से अब तक कई बच्चों को सही सलामत बचाया जा चुका है। इजराइल से तुर्की आकर काम कर रहे बचाव कर्मियों ने 65 साल के एक बुजुर्ग को मलबे से निकाला। तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने गाजियानटेप में राहत काम का जायजा लिया। तुर्की के कहमनमरस, गाजियानटेप और नुरदगी में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। भारत और जापान की सेना एक बार फिर तैयार है सैन्य अभ्यास के लिए, जिनका अभ्यास कौशल और पराक्रम दुश्मन देश का दिल दहलाने के लिए काफी है। इस अभ्यास का आगाज 17 फरवरी से होने जा रहा है, जो कि 2 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के रक्षा और सैन्य संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस अभ्यास में दोनों देश की सेना युद्ध भूमि की चुनौतियों से निपटने का अभ्यास करेंगे। हवा से दुश्मन पर हमला करना हो, दुश्मन का शिकार करना हो, ये सेना हर परिस्थिति, हर ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें दोनों देश अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। द्विपक्षीय सेना धर्म गार्जियन अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था, जिससे दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिल सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही विवादों की भी शुरुआत हो गई। इस बार विवादों के घेरे में है टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक नए विवाद को शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि गेंदबाजी से पहले रविंद्र जडेजा मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कुछ लेकर अपनी उंगलियों पर लगाते हैं। इस पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने फॉक्स क्रिकेट के इस ट्वीट को शेयर किया और लिखा, वो अपनी उंगली पर क्या लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के बेबुनियाद ट्वीट पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अब मामला तूल पकड़ने लगा तो बीसीसीआई सूत्रों ने साफ कर दिया कि रविंद्र जडेजा की उंगली में दर्द था। उंगली को आराम देने के लिए जडेजा ने गेंदबाजी से पहले बाम लगाया था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का मिसाइल प्रेम तो दुनिया ने देखा ही है।
दुनिया ने ये देखा है कि कैसे वो एक के बाद एक मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं। किम जोंग उन अपने परिवार में अकेले नहीं जिन्हें मिसाइल से लगाव है। किम जोंग उनकी पत्नी को भी मिसाइल से बेहद लगाव है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। मौका था सेना के 75वें स्थापना दिवस का और इस अवसर पर आयोजित विशाल सैन्य परेड में किम जोंग उनकी पत्नी री सोल-जू मिसाइल वाला रॉकेट पहनकर परेड में शामिल हुई। परेड में किम जोंग उन ने दुनिया को अपने परमाणु हथियारों की नवीनतम प्रणाली दिखाई, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस मिसाइल का निर्माण अमेरिका को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही परेड में हाइपरसोनिक ह्वासोंग अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समेत 250 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के साथ परेड की गई। किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2012 में नेता किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद से उत्तर कोरिया ने अब तक 9 सैन्य परेड आयोजित की हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मध्यम से हल्के स्तर के हिमस्खलन की आशंका है। जम्मू कश्मीर में आज हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश हो सकती है। कुपवाड़ा और गुलमर्ग समेत उत्तरी कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग और तेनमर्ग जैसे इलाकों में सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखे। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस बीच श्रीनगर में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर अगर हम देखें, आज सुबह से ही बारिशें और बर्फबारी हो रही हैं। जो पर्यटन स्थल हैं, गुलमर्ग हैं, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां पे भी आज सुबह बर्फबारी हो रही है।